आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बोर्ड एग्जाम, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद जरूरी है। इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, एग्जाम्पल्स और क्विक रिवीजन के साथ। और खास बात यह है कि इस एक वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं विद्युत का पूरा अध्याय। तो चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ बिल्कुल। इस स्लाइड का टाइटल है विद्युत कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स। और यार इसके साथ एक बहुत ही शानदार ग्राफिक है। एक बड़ा सा बल्ब है जिसके अंदर ना नीले रंग की बिजली कड़क रही है। हाँ, वो ग्राफिक काफी इंप्रेसिव है ना? बिल्कुल वैसा ही जैसा तूफानी रातों में आसमान में होता है। पर इसे देख के मेरे मन में एक डाउट आ रहा है। पूछिए। इस बल्ब के अंदर ये चमकती हुई बिजली की तस्वीर क्या दर्शाती है? मतलब क्या ये इस पूरे चैप्टर की ऊर्जा का कोई प्रतीक है? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। देखिए, हमारे घरों के तारों में जो बिजली दौड़ती है ना, वो अदृश्य होती है। हाँ, वो तो हम देख नहीं सकते। बिल्कुल, हम सिर्फ उसका असर महसूस कर सकते हैं। तो ये जो तस्वीर में बिजली कड़कती हुई दिखाई गई है, वो असल में बिजली की उस प्रचंड विजुअल पावर को दर्शाती है जिसे हम इंसान समझ सकते हैं। अच्छा, ताकि हमें फील आए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। ये हमें याद दिलाती है कि हम किस ताकतवर ऊर्जा के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जहां तक कंप्लीट नोट्स की बात है, तो इसका अर्थ है कि इस चर्चा में हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक के सारे बेसिक्स गहराई से कवर करेंगे। बिल्कुल सही। ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई। मतलब बिना देखे ताकत का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड है परिचय की। यहाँ बताया गया है कि विद्युत हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। और साथ में ना 3D आइकन्स बने हैं, घर, स्कूल, अस्पताल और उद्योग के। लेकिन एक बात मुझे थोड़ी खटक रही है। क्या? घरों और स्कूलों का तो समझ आता है, लेकिन शुरुआती नोट्स में अस्पतालों और उद्योगों को, मतलब इंडस्ट्रीज को विशेष रूप से क्यों हाईलाइट किया गया है? क्या वहां बिजली का महत्व घरों से भी ज्यादा है? इस सवाल का जवाब ना हमारी आज की दुनिया की एकदम नींव में छुपा है। देखिए, घरों में अगर कुछ घंटे बिजली चली जाए तो क्या होगा? पसीना आएगा, टीवी बंद हो जाएगा, थोड़ी असुविधा होगी। हाँ, एंटरटेनमेंट रुक जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, एक अस्पताल में जहां मरीजों के वेंटिलेटर्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम चल रहे हैं, बाप रे, वहां तो एक सेकंड के लिए भी बिजली जाना किसी की जान पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। उसी तरह उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें और प्रोडक्शन लाइन लगातार काम करती हैं। हाँ, वहां तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। सही कहा। ऊर्जा स्रोत के रूप में इन सभी जगहों का निरंतर और सुरक्षित चलना पूरी तरह से बिजली पर ही निर्भर है। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि बिजली कोई लग्जरी नहीं है। आज के समय में हमारे सर्वाइवल की बुनियादी जरूरत है, लाइफलाइन है एक तरह से। एग्जैक्टली। वाकई बिना बिजली के तो दुनिया ही रुक जाएगी। तो जब ये लाइफलाइन इतनी जरूरी है, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये है विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ बताया गया है कि पदार्थ का वह गुण जिससे वह विद्युत प्रभाव दिखाता है उसे आवेश कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं, धन आवेश यानी पॉजिटिव और ऋण आवेश यानी नेगेटिव। फिर एक बड़ा सा फॉर्मूला है, Q = Ne। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। इसका मात्रक कूलॉम है। पर यार मैं थोड़ी हैरान हूँ। क्यों, क्या हुआ? इस सूत्र में मतलब ये जो Q = Ne है, इसमें ये E यानी इलेक्ट्रॉन पर ही सारा फोकस क्यों है? क्या बिजली सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का ही खेल है? प्रोटॉन कहाँ गए? बहुत ही गहरी बात पकड़ी आपने। जी हाँ, जब हम तारों में बहने वाली बिजली की बात करते हैं ना, तो वो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों का ही खेल है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए कि हर परमाणु के अंदर, मतलब एटम के अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। करेक्ट। प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और परमाणु के केंद्र में मजबूती से कैद होते हैं। मतलब वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, वो फिक्स होते हैं। लेकिन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो थोड़े आजाद होते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। ओहो। मतलब जो फ्री है वही तो चलेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए किसी चीज पर कितना चार्ज है, उसकी कैलकुलेशन इस बात पर आधारित होती है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का आना जाना हुआ है। अच्छा। तो ये जो सूत्र Q = Ne है, ये यही बताता है कि कुल चार्ज असल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि N है और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सीधा गुणनफल है। ओहो, अब समझे मैं। तो इलेक्ट्रॉन ही वो असल मुसाफिर है जो तारों के सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है, मुसाफिर है ना? हाँ भाई। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी हाँ। यहाँ लिखा है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। सही है।
और यहाँ ना एक तांबे के तार को काटकर दिखाया गया है जिसके अंदर नीले रंग के कण बह रहे हैं, जो कि हमारे वो मुसाफिर इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है दोस्त कि साथ में एक स्टॉपवॉच बनी हुई है। हाँ, स्टॉपवॉच। मुझे ये समझाइए कि इस तस्वीर में ये स्टॉपवॉच क्यों बनी हुई है? समय का करंट से क्या लेना देना? क्या करंट कोई रेस लगा रहा है? स्टॉपवॉच ना इस पूरी स्लाइड का सबसे अहम और लॉजिकल हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? परिभाषा में एक बहुत ही जरूरी शब्द है, आपने ध्यान दिया? दर या रेट। दर का मतलब ये होता है कि कोई काम कितने समय में हो रहा है। हाँ, मतलब टाइम का फैक्टर आ गया। बिल्कुल। अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारा चार्ज है, लेकिन वो तार के अंदर एकदम धीरे धीरे रेंग रहा है, तो करंट बहुत कम माना जाएगा। लेकिन अगर वही चार्ज 1 सेकंड के अंदर तेजी से दौड़कर निकल जाए तो करंट बहुत ज्यादा होगा। ओ, मतलब बात सिर्फ कितना की नहीं, कितनी जल्दी की है। एग्जैक्टली। टी यानी समय का यही महत्व है। करंट इस बात से नहीं मापा जाता कि कुल कितना चार्ज है, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि वो एक निश्चित समय में कितना चार्ज गुजर रहा है। अच्छा, इसलिए फॉर्मूले में टी से डिवाइड किया गया है। एग्जैक्टली। और इसीलिए तस्वीर में स्टॉपवॉच दिखाई गई है ताकि हमें टाइम का महत्व याद रहे। एकदम क्लियर हो गया। करंट की स्पीड ही असली गेम है, लेकिन यार मुसाफिरों को दौड़ाने के लिए एक पक्का रास्ता भी तो चाहिए होगा। बिल्कुल चाहिए, बिना रास्ते के कैसे दौड़ेंगे? तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड है विद्युत परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इसे वह बंद मार्ग कहा गया है जिसमें धारा प्रवाहित होती है। मुख्य भाग बताए गए हैं, बैटरी, तार, स्विच और बल्ब। इनके सिंबल्स भी बने हैं और एक 3D सर्किट दिखाया गया है। हाँ, पर मेरा एक डाउट है, स्लाइड में इसे बंद मार्ग या क्लोज्ड पाथ कहा गया है। अगर हम इस स्विच को ऑफ कर दें तो क्या उसे भी परिपथ कहेंगे? ये बहुत ही बढ़िया और लॉजिकल सवाल पूछा आपने। देखिए, जब स्विच ऑफ होता है ना, तो तकनीकी भाषा में उसे खुला परिपथ या ओपन सर्किट कहते हैं। खुला परिपथ? हाँ, इस स्लाइड में बंद मार्ग पर इसलिए जोर दिया गया है क्योंकि विद्युत धारा को बहने के लिए एक पूरा जुड़ा हुआ, बिना टूटा हुआ रास्ता चाहिए। अच्छा, मतलब रास्ते में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं, असल में आप उस रास्ते के बीच में खाई बना देते हैं, एक गैप ले आते हैं। ओह, और इलेक्ट्रॉन उस खाई को पार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, उनका प्रवाह वहीं रुक जाता है। तो बंद मार्ग का मतलब है एक कंटिन्यूअस लूप, ताकि बैटरी के एक सिरे से निकलकर ऊर्जा वापस बैटरी के दूसरे सिरे तक पहुंच सके। समझ गई। जैसे अगर सड़क पर बना पुल टूट जाए तो गाड़ियां आगे नहीं जा सकती, वैसे ही स्विच ऑफ होने पर रास्ता टूट जाता है। एकदम परफेक्ट उदाहरण दिया आपने। बढ़िया। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये थोड़ा भारी भरकम विषय लग रहा है, विभव और विभवांतर यानी पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी होता है लोगों के लिए, है ना? और यहाँ पानी के 2 टैंकों की एक तस्वीर है। एक टैंक ऊंचाई पे है और दूसरा नीचे, और एक पाइप से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है। फॉर्मूले पर जाने से पहले ना मुझे ये बताइए कि ऊर्जा के अंतर को समझाने के लिए ये पानी के टैंकों का उदाहरण क्यों दिया गया है? क्या कनेक्शन है? क्योंकि ना पानी का बहाव और बिजली का बहाव दोनों मैकेनिज्म के लेवल पे एकदम एक जैसे काम करते हैं। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, अगर आप 2 पानी के टैंकों को एकदम एक ही ऊंचाई पर रख दें और उन्हें पाइप से जोड़ दें, तो क्या पानी बहेगा? बिल्कुल नहीं, पानी तो बराबर रहेगा। एग्जैक्टली। पानी हमेशा ऊंचाई वाले टैंक से नीचाई वाले टैंक की तरफ बहता है। ये जो ऊंचाई का अंतर है ना, यही पानी पर प्रेशर बनाता है। हाँ, ग्रेविटी की वजह से प्रेशर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह तारों में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने के लिए भी एक प्रेशर की जरूरत होती है। अच्छा, तो क्या वो जो बैटरी होती है वो प्रेशर बनाती है? एकदम सही। ऊर्जा का ये अंतर बैटरी ही पैदा करती है। उसका एक सिरा हाई एनर्जी पर होता है और दूसरा लो एनर्जी पर, जिसे हम विभव में अंतर यानी विभवांतर कहते हैं। इसी प्रेशर की वजह से करंट फ्लो करता है। तो इसी प्रेशर को नापने के लिए ये V = W/Q वाला फॉर्मूला बना है, जिसे हम वोल्ट्स में नापते हैं। जी हाँ। मतलब बैटरी एक तरीके से वो मोटर है जो पानी को ऊपर चढ़ाती है ताकि वो प्रेशर से नीचे आ सके। बहुत खूब। एकदम सही पकड़ा आपने। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ओम का नियम या ओम्स लॉ, इसका सूत्र है V = IR। बहुत ही फेमस फॉर्मूला है ये। हाँ, V मतलब वोल्टेज, I मतलब धारा और R मतलब प्रतिरोध। एक त्रिकोण बना है जिसमें VIR लिखा है, लेकिन ना नीचे एक शर्त लिखी है, तापमान स्थिर होना चाहिए, और साथ में एक थर्मामीटर का चित्र है। मैं थोड़ा गेस करने की कोशिश करती हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि अगर तार ज्यादा गर्म हो गया तो वो पिघल जाएगा और सर्किट टूट जाएगा, इसलिए ये शर्त है? आपका गेस बुरा नहीं है। पिघलने का खतरा तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ असल साइंटिफिक कारण कुछ और है। अच्छा,
तो क्या कारण है? देखिए, ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के सीधे अनुपात में बढ़ते हैं, लेकिन शर्त है कि ये आर यानी जो प्रतिरोध है वो स्थिर रहना चाहिए। अब होता क्या है कि जब किसी तार का तापमान बढ़ता है ना, जैसा वो थर्मामीटर दिखा रहा है, तो तार के अंदर के जो परमाणु होते हैं वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। वाइब्रेट मतलब हिलने लगते हैं? हाँ, और इस वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं उनका रास्ता और ज्यादा रुकने लगता है, मतलब उनका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओह, तो गर्मी से रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है? हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर गर्मी की वजह से आर खुद ही बदल गया तो वी और आई का वो सीधा सीधा रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा, इसीलिए शर्त बहुत कड़ी है कि ये नियम तभी काम करेगा जब तापमान न बदले। ओहो, मतलब गर्मी से सारा गणित ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। अब आपने रास्ते की रुकावट या प्रतिरोध का जिक्र किया ही है, तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस पर ही है। हाँ। परिभाषा है धारा के प्रवाह का विरोध, मात्रक है ओम। इसकी जो तस्वीर है ना वो बड़ी दिलचस्प है। एक ट्यूब बीच में से पतली हो रही है और उस पतले रास्ते में कुछ बड़े लाल रंग के कण हैं जो नीले रंग के कणों मतलब करंट का रास्ता रोक रहे हैं। हाँ, वो ग्राफिक काफी क्लियर है। मुझे ये बताइए कि असल तार में ये रुकावट पैदा कौन करता है? मतलब जानबूझकर कोई इलेक्ट्रॉनों का रास्ता क्यों रोकेगा? इस चित्र ने ना विरोध वाले सिद्धांत को एकदम सटीक तरीके से समझाया है। देखिए, कोई भी तार हवा से तो बना नहीं है। हाँ, मेटल का होता है। बिल्कुल, वो तांबे या एल्यूमिनियम जैसे ठोस पदार्थ का बना है और इस पदार्थ के अपने परमाणु होते हैं जो अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन, जो कि चित्र में नीले कण हैं, वो तार में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो किसी खाली हाईवे पर नहीं दौड़ रहे होते। अच्छा। वो एक बहुत ही भीड़ भाड़ वाले बाजार से गुजर रहे होते हैं जहां वे बार बार उन फिक्स परमाणुओं से मतलब लाल कणों से टकराते हैं। ओह, तो ये टक्करें होती हैं? हाँ, ये जो टकराव का सिलसिला है ना, यही असल में प्रतिरोध है। जो तार जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को टकराने पर मजबूर करेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ये नीले कणों के लिए एक भीड़ भाड़ वाला बाजार है जहां वो बार बार दूसरों से टकरा रहे हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये तो। शुक्रिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ प्रतिरोध का सूत्र दिया है R = ρLA। ये भी एक जरूरी फॉर्मूला है। यहाँ ये विशिष्ट प्रतिरोध है, L लंबाई है और A क्षेत्रफल है। एक सिलेंडर यानी तार का चित्र है जिसमें L और A दर्शाए गए हैं। अब मेरा एक सवाल है। पूछिए। अगर मैं इस सूत्र के हिसाब से तार की लंबाई जो कि L है उसे खींचकर डबल कर दूं तो प्रतिरोध का क्या होगा? अगर आप सूत्र को ध्यान से देखें ना तो लंबाई L ऊपर लिखिए, जिसका मतलब है कि R और L का सीधा संबंध है। मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एग्जैक्टली। तो अगर आप लंबाई को दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा। इसे उसी बाजार वाले उदाहरण से ही समझते हैं। हाँ, बताइए। अगर आपको एक भीड़भाड़ वाली 10 मीटर की गली पार करनी है तो आपको मान लीजिए 10 बार टक्कर लगेगी। लेकिन अगर वो गली 20 मीटर की हो जाए तो आपकी टक्करें भी तो दोगुनी हो जाएंगी ना। हाँ, सफर लंबा तो टक्करें ज्यादा। बिल्कुल, सफर जितना लंबा रुकावट उतनी ही ज्यादा। और हाँ, एक बात और, क्योंकि खींचने पर तार पतला भी हो जाएगा, मतलब उसका एरिया एक कम हो जाएगा। हाँ, तो वो एक पतली गली की तरह काम करेगा जिससे प्रतिरोध और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उफ, लंबा सफर और पतली सड़क दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के पक्के दुश्मन हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया आपने। शुक्रिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये है श्रेणी क्रम और समांतर यानी सीरीज और पैरेलल। श्रेणी क्रम का सूत्र है R = R1 + R2 + R3, जहां धारा समान है पर वोल्टेज अलग। और समांतर का सूत्र है 1R = 1R1 + 1R2 + 1R3, जहां वोल्टेज समान रहता है और धारा अलग। सही है। साथ में 3D सर्किट चित्र भी है। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों नियमों को देखकर क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे घरों में उपकरणों को किस क्रम में जोड़ा जाता होगा और क्यों? बिल्कुल, और इसका जवाब हर किसी को पता होना चाहिए। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है ना, वो हमेशा समांतर यानी पैरेलल क्रम में होती है। अच्छा, पैरेलल में? हाँ, क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण समांतर क्रम के इसी नियम में छुपा है। वोल्टेज समान रहता है। इसका मतलब है कि घर के हर उपकरण को, चाहे वो टीवी हो, पंखा हो या फ्रिज हो, सबको पूरी 220V की पावर मिलती है, किसी को कम या ज्यादा नहीं। ओह, ये तो बहुत जरूरी है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि समांतर क्रम में हर उपकरण का अपना अलग रास्ता होता है। तो अगर एक बल्ब खराब हो जाए तो बाकी घर की लाइट बंद नहीं होती। अरे हाँ, मुझे याद है बचपन में दिवाली की जो पुरानी लड़ियां आती थी वो शायद श्रेणी क्रम में होती थी। एग्जैक्टली। है ना? एक बल्ब फ्यूज होता था तो पूरी की पूरी लड़ी बंद हो जाती थी और फिर पूरा दिन खराब होता था उस एक खराब बल्ब को ढूंढने में। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। श्रेणी क्रम में एक जगह रास्ता टूटा तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है। इसीलिए घरों में हम समांतर क्रम का इस्तेमाल करते हैं।
शुक्र है घरों की वायरिंग समांतर क्रम में होती है, वरना एक पंखा खराब होने पर पूरे घर की बिजली गुल हो जाती। हाँ, वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ लिखा है कि जब धारा बहती है तो तार गर्म हो जाता है। इसके उपयोग बताए गए हैं। हीटर, इस्त्री और टोस्टर। बीच में एक लाल गर्म कॉइल की तस्वीर है। हाँ। यार दोस्त, अभी 2 मिनट पहले तक तो हम बात कर रहे थे कि प्रतिरोध एक विलेन है जो करंट को रोकता है, गणित बिगाड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये हीटर और इस्त्री का गर्म होना उसी विलेन की रुकावट का फायदा उठाना है? एकदम सटीक समझिए आप। विज्ञान में ना कोई हमेशा के लिए विलेन नहीं होता। हम उस प्रभाव का इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मायने रखता है। अच्छा। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उन परमाणुओं से टकराते हैं यानी प्रतिरोध का सामना करते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी ऊष्मा में बदल जाती है। मतलब हीट में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, सामान्य तारों में हम इसे एनर्जी का नुकसान मानते हैं, लेकिन इंसानी दिमाग देखिए, वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस नुकसान को ही अपना हथियार बना लिया जाए। अरे वाह। इसलिए हीटर और इस्त्री में नाइक्रोम जैसे तारों का इस्तेमाल किया जाता है जिनका प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। तो जब करंट उस भारी रुकावट से जबरदस्ती गुजरता है ना, तो तार लाल होकर दहकने लगता है। एग्जैक्टली। और उसी गर्मी से हमारे कपड़े प्रेस होते हैं या हमारे कमरे गर्म होते हैं। क्या गजब का दिमाग लगाया इंसानों ने, रुकावट को ही अपना सबसे बड़ा टूल बना लिया। हाँ, साइंस की यही तो खूबसूरती है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ लिखा है विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर। शक्ति का सूत्र P बराबर VI और इसके मात्रक वॉट पर चर्चा है, लेकिन ना इसके नीचे अन्य रूप करके 2 और फॉर्मूले लिखे हैं। P = I²R और P = V²R। हाँ, ये भी है। साथ ही एक चमकता हुआ विद्युत का प्रतीक है। मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। एक ही शक्ति निकालने के लिए ये 3 अलग अलग सूत्र क्यों याद करने पड़ते हैं? ये कंफ्यूजन ना बहुत आम है स्टूडेंट्स में, लेकिन चिंता मत कीजिए। दरअसल ये कोई 3 अलग अलग फॉर्मूले नहीं है। अच्छा। ये एक ही फॉर्मूले के 3 अलग अलग रूप हैं। बेस फॉर्मूला सिर्फ P = VI है, लेकिन आपको याद है हमने अभी ओम का नियम पढ़ा था, V = IR। हाँ बिल्कुल याद है। बस उसी का इस्तेमाल किया गया है। कभी कभी किसी सवाल या प्रैक्टिकल स्थिति में आपको वोल्टेज V नहीं पता होता, सिर्फ करंट I और रेजिस्टेंस R पता होता है। तब आप V की जगह IR रख देते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है P = I²R। और इसी तरह अगर I ना दिया हो तो ये P = V²R बन जाता है। ये इसलिए किया गया है ताकि आपके पास जो भी जानकारी हो ना, आप बिना एक्स्ट्रा लंबी कैलकुलेशन किए सीधे सही फॉर्मूला लगा सकें। अच्छा, मतलब ये शॉर्टकट्स हैं जो हमारा समय बचाते हैं। एग्जैक्टली। कोई एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं है, बस शॉर्टकट्स हैं। फिर तो ठीक है। तो चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। ये स्लाइड है विद्युत ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का सूत्र है E = PT। इसके यूनिट्स जूल और किलोवाट आवर दिए गए हैं। एक बहुत ही जरूरी तथ्य लिखा है कि 1 किलोवाट आवर = 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ जूल। हाँ, ये वैल्यू बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और बगल में ना बिजली के मीटर की तस्वीर है जिस पर किलोवाट आवर लिखा है। तो क्या स्लाइड में जो ये मीटर बना है, हमारे घरों का जो बिजली का बिल आता है वो इसी किलोवाट आवर यूनिट के आधार पे बनता है? बिल्कुल 100% सही। घर में जो बिजली का बिल आता है, और हम आम भाषा में कहते हैं ना कि इस महीने 100 यूनिट बिजली जली है। हाँ, वही। वो एक यूनिट असल में 1 किलोवाट आवर ही होता है। किलोवाट आवर का मतलब है किलोवाट आवर। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास कोई ऐसा उपकरण है जो 1000 वॉट यानी 1 किलोवाट बिजली खाता है, जैसे कि एक बड़ा AC या पानी गर्म करने वाला गीजर, और आप उसे लगातार 1 घंटे तक चलाते हैं, तब जाके जो ऊर्जा खर्च होती है ना, उसे 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट कहते हैं। ओ, अब समझी मैं। ये स्लाइड और मीटर की तस्वीर हमें याद दिलाती है कि ये फॉर्मूले सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो सीधे हमारी जेब और हमारे बिल से जुड़े हुए हैं। बाप रे, अब जब भी मैं गर्मी में AC चलाऊंगी और पिताजी चिल्लाएंगे कि मीटर भाग रहा है, बंद कर इसे, तो मुझे तुरंत ये 1 किलोवाट वाला फॉर्मूला याद आ जाएगा। बिल्कुल। बिल का डर तो सबको होता है भाई। बिल्कुल होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ। यहाँ घर में 220 वोल्ट की सप्लाई, फ्यूज की सुरक्षा और मीटर की जानकारी है। नीचे कुछ सुरक्षा चेतावनियां हैं। गीले हाथ से स्विच न छुएं, खराब तार का उपयोग न करें और अर्थिंग जरूरी है। बहुत जरूरी स्लाइड है। हाँ, साथ में फ्यूज बॉक्स और एक मोटा तार जमीन के अंदर जाते हुए दिखाया गया है। इस सुरक्षा वाले बॉक्स को देखकर मेरा सवाल है कि ये अर्थिंग जरूरी है वाली बात को इतना हाईलाइट क्यों किया गया है? ये अर्थिंग आखिर क्या जादू करती है? ये कोई जादू नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक जीवन रक्षक विज्ञान है। अच्छा, कैसे? अक्सर ना बड़े उपकरणों जैसे फ्रिज या आयरन की बाहरी बॉडी मेटल की होती है।
कभी कभी अंदर का कोई नंगा तार टूटकर उस मेटल बॉडी से टच हो जाता है। फिर क्या होता है? ऐसे में पूरे उपकरण की बॉडी में करंट दौड़ने लगता है। अगर आपने उसे गलती से छू लिया तो सारा करंट आपके शरीर से होकर गुजरेगा और आपको भयंकर झटका लगेगा, जान भी जा सकती है। बाप रे। तो अर्थिंग बहुत आर होता है जो उपकरण की मेटल बॉडी से जुड़कर सीधा जमीन में गहराई तक जाता है। तो जमीन में जाने से क्या होता है? करंट तो फिर भी है ना? जमीन ना एक विशालकाय स्पंज की तरह है जो कितना भी करंट सोख सकती है। इसे आप एक इमरजेंसी बाईपास लेन या ड्रेनेज पाइप समझ सकते हैं। अच्छा। चूंकि अर्थिंग वाले तार का प्रतिरोध इंसान के शरीर के प्रतिरोध से बहुत कम होता है, तो करंट इंसान के शरीर से गुजरने के बजाय उस आसान रास्ते से होकर सीधे जमीन में चला जाता है। ओह। जैसे एक खतरनाक बाढ़ का पानी सुरक्षित ड्रेनेज पाइप से बाहर निकल जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही, और हमारी जान बच जाती है। कमाल है। तो ये अर्थिंग का तार हमारे लिए एक सुरक्षित ड्रेनेज पाइप की तरह काम करता है। अब से तो मैं पक्का चेक करूंगी कि अर्थिंग सही है या नहीं। बिल्कुल करनी चाहिए। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। ये है क्विक रिवीजन। पूरी क्लास का निचोड़। हाँ, इसमें एक साथ सारे सूत्र एक ही जगह लिख दिए गए हैं, एकदम मास्टर चीट शीट। I is equal to QT, V is equal to IR, R is equal to PAL, P is equal to VI, E is equal to PT और सीरीज पैरेलल के जोड़ने के तरीके। हाँ, ये तो एग्जाम के दिन सुबह सुबह देखने के लिए परफेक्ट है। पर एक्सपर्ट जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जाम से ठीक पहले इस पूरी स्लाइड में से किसी एक फॉर्मूले को इस पूरे चैप्टर का किंग चुनना हो तो वो कौन सा होगा और क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। अगर मुझे एक किंग चुनना हो ना, तो वो बिना किसी शक के V is equal to IR यानी ओम का नियम होगा। ओम का नियम? वो क्यों? क्योंकि यही वो नींव है जिस पर बाकी पूरी इमारत टिकी है। आप देखिए, पावर का सूत्र निकालना हो तो इसी की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो हमने देखा था, P is equal to VI में। बिल्कुल। हीट या ऊष्मा निकालनी हो तो यही काम आता है। सीरीज और पैरेलल के नियम भी इसी से साबित होते हैं। सही कह रहे हो। वोल्टेज यानी प्रेशर, करंट यानी बहाव और रेजिस्टेंस यानी रुकावट, ये तीनों ना बिजली की कहानी के मुख्य किरदार हैं। और ओम का नियम इन तीनों को एक ही धागे में पिरोता है। वाह। अगर आपने इस एक नियम के मैकेनिज्म को समझ लिया तो मान लीजिए पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। बहुत ही शानदार विश्लेषण। तो दोस्तों, हमने आज चार्ज से लेकर करंट, रास्ते की रुकावट यानी रेजिस्टेंस और आखिर में घर के मीटर के बिल और हमारी सुरक्षा तक का सफर तय कर लिया है। बिल्कुल। इन नोट्स ने सच में इस अदृश्य ताकत को हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरह रख दिया। हाँ, और इस पूरी चर्चा को समेटने के बाद ना मैं सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल बताइए। आज हमने पढ़ा कि कैसे प्रतिरोध हमेशा मौजूद रहता है। तार गर्म होते हैं, ऊर्जा का नुकसान होता है, जिसे रोकने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं। पर जरा सोचिए, दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे पदार्थों पर रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। सुपर कंडक्टर्स? हाँ। अगर भविष्य में वैज्ञानिक कोई ऐसा पदार्थ खोज लें जिसमें सामान्य तापमान पर शून्य प्रतिरोध हो, मतलब जीरो रेजिस्टेंस, कोई रुकावट ही ना हो, अरे बाप रे, तो सोचिए हमारी ये पूरी दुनिया, हमारे घर और ये बिजली का पूरा सिस्टम कैसे बदल जाएगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। उम्मीद है आज की क्लास ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और बेहतर पढ़ाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।